टुडे वी आर डिस्कस अबाउट ऑल वाटर सिस्टम यानी कि इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम फैन कोयल यूनिट। तो मैं यहाँ पर जैसे इसकी बात डिफरेंस बिटवीन एयर हैंडलिंग यूनिट एंड फैन कोयल यूनिट। इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्पेस, इट इज़ यूज फॉर स्मॉल स्पेस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ एयर हैंडलिंग यूनिट की, तो ये मेरा लार्ज एरिया के लिए यूज़ होता है और ये स्मॉल एरिया के लिए यूज़ होता है। अगर मैं इसके कंपोनेंट की बात करूँ तो हमारे यहाँ पर फिल्टर होता है, कोयल होती है, ब्लोअर होता है, और यहाँ पर भी हमारी कोयल होती है, ब्लोअर होता है और फिल्टर होता है। बट क्या डिफरेंस होता है, यहाँ पर जो मेरा ब्लोअर होता है वो मोटर जो होता है मेरा बेल्ट ड्राइव होता है, और यहाँ पर जो है मेरा ब्लोअर शाफ्ट से कनेक्टेड होता है विद मोटर। तो मतलब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो HU होता है वो लार्ज स्पेस के लिए यूज़ होता है, और हमारी जो उसकी क्वांटिटी बहुत होती है, लाइक 5,000 एंड 12,000 यानी कि एंड 15,000 एंड 1 लाख तक का भी हमारा HU हो सकता है। तो हमें जो उसमें एयर डिलीवर करनी होगी तो लॉन्ग डिस्टेंस तक हमें उसमें एयर डिलीवर करनी होती है। तो इसलिए हम यहाँ पर बेल्ट ड्राइव मोटर का यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका साइज इतना हो जाता है कि हमें इसका यूज़ करना होता है। बट हमारा इसमें जो होता है, इसका जो है इसकी एयर की क्वांटिटी कम कैपेसिटी की होती है, तो यहाँ पर हम शाफ्ट से ही कनेक्ट करके ब्लोअर को हमारा काम चल जाता है। तो अब मैं इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो ये हम इसे कस्टम भी हम इसे मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, यानी कि हम इसे 1 लाख CFM का, 2 लाख CFM का, मतलब जितनी हमारी क्वांटिटी की हमें रिक्वायरमेंट है हम अपनी अकॉर्डिंग इसके कस्टमाइज करके इसको बना सकते हैं। बट इसकी जो FCU की जो हमारी होती है, इट इज़ मेड फॉर लो क्वांटिटी, 1 TR, 1.5 TR, 2 TR, 3 TR। इट इज़ यूज फॉर स्मॉल क्वांटिटी। तो ये हमारा जो कंपनी तरफ से आता है कि ये ज़्यादा क्वांटिटी का नहीं होता। ये ऐसा होता है कि जैसे कि हम इसे हमारे पास एक रूम है, तो वहाँ पर हमें 1 TR की रिक्वायरमेंट है, तो हम वहाँ पर FCU लगा देंगे, क्योंकि हमारा FCU 1 TR का, 1.5 TR का, 2 TR का, 3 TR तक का आता है। तो जहाँ पर इतनी क्वांटिटी हम वहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। आगे मैं बताऊँगा कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, क्या रीज़न है। तो अगर मैं इसका बात करूँ, इट इज़ यूज फॉर लार्ज स्पेस like mall, industry and many more, or it is used for small area like shop, hotel and many more। अगर मैं बात करूँ कि हमारा एक क्या एडवांटेज है HU में इट इज एड फ्रेश एयर, यानी कि जो है हमारा फ्रेश एयर लेकर के आता है रूम में HU, बट इट इज नॉट एड फ्रेश एयर। FCU में हम क्या है, फ्रेश एयर को ऐड नहीं कर सकते आउटसाइड से, लेकिन हम ये हमारा डिसएडवांटेज है, और इसका एडवांटेज ये है कि हम HU में अपनी फ्रेश एयर को ऐड कर सकते हैं। तो अब मैं दिखाता हूँ हमारी साइकिल किस तरह वर्क करती है फैन कोयल यूनिट की। ऑल वाटर सिस्टम यानी कि फैन कोयल यूनिट का हम डिज़ाइन किस तरह करते हैं, मतलब इसे किस स्पेस के लिए कैसे डिज़ाइन किया जाता है, मैं आज आपको बताता हूँ इसका इंस्टॉलेशन हम किस तरह करते हैं फैन कोयल यूनिट का। जैसे कि ये इनडायरेक्ट रेफ्रिजरेशन सिस्टम है, तो ऑल वाटर सिस्टम फैन कोयल यूनिट। तो यहाँ पर हमारी क्या है, 4 साइकिल वर्क करती है, एयर साइकिल, चिल वाटर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल एंड कंडेंसर साइकिल। तो मैं आपको डिटेल में बता दूँ एक साइकिल के बारे में। तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अपनी एयर साइकिल से। जैसे कि हमारा वाटर कोल्ड ऑपरेटर है, तो हमारा जो वाटर आएगा यहाँ पर, तो वाटर हमारा कोल्ड हो जाएगा, और फिर ये हमारा MS पाइप है, और ये हमारा सेकेंडरी पंप है। तो यहाँ से ये हमारा सेकेंडरी पंप क्या करेगा, यहाँ से ये वाटर को सक करेगा और यहाँ से डिलीवर कर देगा डायरेक्ट FCU में। ये यहाँ पर हमारी रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, यानी कि हमारे यहाँ पर 4 FCU इंस्टॉल है 4 रूम में। तो एवरी FCU में ये यहाँ से हमारा पंप क्या करेगा, सक करेगा और डिस्चार्ज कर देगा एवरी FCU में चिल वाटर कूलिंग कोयल में। अब यहाँ से हमारे FCU में क्या है, यहाँ पर फिल्टर है, कूलिंग कोयल है, और यहाँ पर ब्लोवर है। तो हमारा ब्लोवर तो जब हमारी कूलिंग कोयल है, जैसे कि हमारी यहाँ पर ये एयर है, ये हमारी हॉट एयर है, तो यहाँ पर ये हमारी कूलिंग कोयल है। कूलिंग कोयल में हमारा क्या आ रहा है, चिल वाटर आ रहा है। तो जब ये एयर हमारी कूलिंग कोयल के कांटेक्ट में आएगी, तो यहाँ पर हीट एक्सचेंज होगी, मतलब ये हमारी एयर जो है कोल्ड वाटर से अपनी एयर को अपनी हीट दे देगा, तो हमारी एयर जो है कोल्ड हो जाएगी। तो फिर यहाँ पर हमारा ब्लोवर लगा होता है, ब्लोवर क्या करेगा, सक करेगा हमारी कोल्ड एयर को, और यहाँ पर सप्लाई एयर डक्ट है, सप्लाई एयर डक्ट के द्वारा ये हमारी यहाँ से फ्लेक्सिबल डक्ट है, तो हमारी एयर जो है यहाँ से हमारी कंडीशन स्पेस यानी हमारी रूम में जो है आ जाएगी, और हमारा जो रूम है वो कोल्ड हो जाएगा। अगर यहाँ से हमारी कितनी एयर, अगर ये हमारी
300 CFM हमारी एयर आ रही है, तो कंटिन्यू हमारी CFM इतनी CFM हमारा आ रहा है, तो हम क्या करेगा, इस एयर को हम रिटर्न भी करेंगे ताकि हमारा जो है प्रेशर इंक्रीज ना हो, प्रेशर और टेम्परेचर और बैक प्रेशर। तो हम यहाँ पर ये हमारा जैसे कि सप्लाई एयर डिफ्यूज़र है, तो ये क्या करेगा, हमारी जो इससे एयर को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि ये हमारा एयर टर्मिनल है और डिफ्यूज़र भी हम इसे बोलते हैं। तो ये हमारे एयर को क्या है, प्रॉपर रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। और हम यहाँ पर एक रिटर्न एयर डिफ्यूज़र भी लगा देंगे ताकि हमारी ये 300 CFM आ रहा है तो हम ये इसे रिटर्न भी लेकर के जाएगा। और रिटर्न अगेन ये यहाँ पर जैसे कि कोल्ड है तो हमारी यहाँ पर मशीन को कम वर्क करना पड़ेगा। अगर इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, जैसे कि यहाँ इसका टेम्परेचर 20 डिग्री है, इसने कूल किया है, तो अगर ये हम 20 डिग्री टेम्परेचर को रिटर्न लेके जाए और हमारे रूम का टेम्परेचर 24 है, तो अभी 24 है, जब ये रिटर्न जाएगा हमारी मशीन में, तो यहाँ पर क्या आएगा, जैसे कि 24 है और हमें कूल करना है 20 डिग्री, तो यहाँ पर ये क्या होगा कि हमें 4 डिग्री ही यहाँ पर कूल करना पड़ेगा। तो हमारी मशीन को क्या है, हमारी मशीन का पावर कंजप्शन कम हो जाएगा, उसकी इफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम यहाँ पर ये रिटर्न एयर का यूज़ अपनी मशीन में कर लेंगे। ऐसा ही प्रोसेस मेरी हर एक FCU में ऐसे ही होता रहेगा। मतलब यहाँ से चिल वाटर आएगा, वो एयर को कोल्ड करेगा और रिटर्न जो है अगेन ये जो मेरा प्राइमरी पंप है, यहाँ से इसको हॉट वाटर को ये सक करेगा और यहाँ पर अगेन वाटर कूल्ड ऑपरेटर में डिस्चार्ज कर देगा। तो ये मेरी साइकिल इस तरह ही चलती रहेगी। और ऐसी FCU 3 में होगा, FCU 4 में होगा। तो ये जैसे कि फ्लेक्सिबल डक्ट है और ये सप्लाई डक्ट है और ये रिटर्न डक्ट है। तो ये मेरी जो है यहाँ पर ये मेरी फॉल सीलिंग है, यहाँ पर मतलब ये मेरा रूम है और ये मेरी फॉल सीलिंग है। तो ये मेरी जो रिटर्न एयर डक्ट है ये अगेन फॉल सीलिंग में यहाँ से सेंड कर देगा और मेरी रिटर्न मशीन में चली जाएगी। एवरी 4 यूनिट में ही ऐसे ही होगा। तो अब मैं यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल किस तरह मेंटेन करूँगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि FCU हमारा जो है वो फ्रेश एयर लेकर के नहीं आता है, बट HU हमारा जो है फ्रेश एयर लेकर के आता है। तो अब मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ कि यहाँ पर हम ऑक्सीजन लेवल किस तरह मेंटेन करेंगे। जैसे कि ये हमारा होटल है, होटल का रूम है, तो होटल में आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक लूवर लगा होता है यहाँ पर साइड में। तो इस लूवर से क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन होता है, यानी कि हमारा यहाँ पर प्रॉपर वेंटिलेशन हो जाता है। तो अगर इन केस अगर हमारा वहाँ पर हमें देखना है कि वो जो हमारा होटल है वहाँ पर ये लूवर नहीं लगा हुआ, तो हमें वेंटिलेशन लिए क्या करना होगा, फिर हमें जो मैंने आपको बताया था पहले कि फिर अब अगर हमारा यहाँ पर ये लूवर नहीं लगा हुआ हमारे होटल रूम में, तो अब मुझे वेंटिलेशन किस तरह देना होगा। जैसे मैंने आपको बिफोर कैलकुलेशन में बताया था कि एयर साइकिल में कि वहाँ पर मुझे HU में किस तरह फ्रेश एयर लेके जानी है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन मैं यहाँ पर करूँगा। तो मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा जो FCU है ये 300 CFM है, ये भी 300 CFM का, ये भी 300, ये भी 300, ये भी 300। तो मेरा 4 FCU है, तो मेरा टोटल कितना हो गया, 1200 CFM मेरा यहाँ पर टोटल हो गया। और मेरा जो टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो मैं यहाँ से मैं एक वॉल्यूम कंट्रोल डैम्पर से मेरा इतना कितना आएगा, ये 1200 CFM यहाँ से सक करेगी मेरी मशीन, और ये चारों मशीन है। तो जब यहाँ से सक करेगी तो ये यहाँ पर 300 डिलीवर हो जाएगा, यहाँ पर भी सप्लाई हो जाएगा। अब जब मेरा रिटर्न होगा इतना ही मेरा फिर रिटर्न होगा। तो अब मैं क्या करूँगा, अपना CFM कैलकुलेट करूँगा कि मतलब मेरा जो टोटल क्वांटिटी है एयर चेंज से, तो मैं यहाँ पर CFM कैलकुलेट करूँगा जैसे कि मैंने वहाँ पर किया था। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जब मेरा ये रिटर्न एयर डक्ट है तो यहाँ से मैं इसमें से क्या करूँगा, यहाँ से मतलब मेरा 20 CFM में आउट करूँगा, यहाँ से 20 CFM में आउट कर दूँगा और 20 CFM में यहाँ से सप्लाई करूँगा। तो इससे क्या होगा, मेरा मतलब मेरी जो एयर है वो 1 आवर्स में मेरी साइकिल जो है मेरी जो ये 1200 CFM ये पूरा तरीके से रिप्लेस हो जाएगा, यानी कि मेरा जो है ऑक्सीजन लेवल यहाँ पर मेंटेन हो जाएगा। तो ये तो बात बताई मैंने समर की। अगर मैं विंटर में यूज़ करूँ तो विंटर में हमारा कूलिंग कोयल में क्या आएगा, हॉट वाटर आएगा। तो ये अब यहाँ पर हमें जो हॉट वाटर है, तो ये हमारी कोल्ड एयर है, तो ये हमारी कोल्ड एयर को हॉट कर देगा और अगेन रूम में सेंड कर देगा। और ये प्रोसेस इसी तरीके से चलता रहेगा। विंटर और समर के लिए अलग हो जाएगा। ओनली समर के लिए हमारा कूलिंग कोयल में कोल्ड वाटर आएगा और विंटर सीजन में हमारा हॉट वाटर कूलिंग कोयल में आएगा। तो
तो ये मतलब सेम ही है, जैसा हमारा एचयू वर्क करता है ऐसे ही हमारा एफसीयू वर्क करता है। बस इसमें क्या डिफरेंस है, वो हमारा लार्ज एरिया के लिए यूज होता है और ये हमारा स्मॉल एरिया के लिए यूज होता है। लाइक जैसे कि ये हमारे 4 रूम है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि हमारा जो है एक होटल है, होटल में हमारे 500 रूम है। तो अब 500 रूम में अगर मैं अपना एक एचयू लगा दूं, मतलब एवरी रूम का जो मेरा वो है हीट लोड तो 1 TR है, तो मुझे 500 TR का एचयू लगाना पड़ेगा। बट क्या है मेरा होटल में, तो मेरा होटल में सारे रूम तो वर्किंग में नहीं रहते हैं एट ए टाइम। अगर मैं एट ए टाइम मानूँ कि मेरे 200 रूम मेरे वर्किंग में और 300 रूम जो है मेरे ऑफ है, तो वहाँ पर जो मेरा जो एचयू तो पूरा एचयू और मेरा चिलर जो है पूरी एफिशिएंसी के साथ वर्क करेगा, मतलब पूरी पावर के साथ वर्क करेगा, पूरी कैपेसिटी के साथ वह जो है वर्क करेगा। तो अगर मैं अपना यहाँ पर जो है वो जैसे कि मेरे ये 4 रूम है, तो अगर मैं एक एग्जांपल लूँ, जैसे कि मैं होटल का एग्जांपल ले लेता हूँ। मेरे होटल में 500 रूम है, तो एट ए टाइम 500 रूम मेरे ऑन तो नहीं रहेंगे। अगर मैं वहाँ पर एचयू लगा देता हूँ तो क्या होगा, मेरा एचयू और चिलर तो अपनी पूरी कैपेसिटी के साथ रन करेगा ना। कि अगर वो मेरा एक रूम का जो हीट लोड है वो 1 TR है, तो मुझे चिलर भी 500 TR का लगाना होगा और एचयू भी मुझे 500 TR का लगाना होगा। तो वो दोनों के दोनों अपनी फुल कैपेसिटी के साथ वर्क करेंगे। तो उससे तो फिर अगर मेरा 300 रूम ऑफ है और 200 रूम मेरे वर्किंग में है, तो मेरा तो पावर कंजप्शन इंक्रीज हो जाएगा। तो इसलिए मैं वहाँ पर क्या करूँगा, अपना एफसीयू लगाऊंगा। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि एफसीयू अगर हम लगाते हैं तो हमारा कितना पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। तो जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे 500 रूम है और मेरे 200 रूम जो है वर्किंग में है और 300 रूम मेरे ऑफ है। तो वहाँ की जो मेरा एफसीयू लगा हुआ है तो वो 300 एफसीयू मेरे ऑफ रहेंगे और 200 मेरा जो है रूम वर्किंग में है। तो वहाँ पर क्या होगा, मेरा जो है चिलर जो है मेरा चिलर क्या करेगा, वो मेरा चिलर वहाँ पर क्या करेगा, चिलर जो है मतलब वो मेरे जो रूम है वो 200 रूम मेरे वर्किंग में है और 300 रूम मेरे ऑफ है। तो चिलर वहाँ पर तो अपनी फुल कैपेसिटी से वर्क नहीं करेगा, चिलर भी अपनी पावर कंजप्शन क्या है कम कर लेगा। तो वहाँ पर आप देखें हमारा चिलर कैसे अपनी पावर कंजप्शन कम करेगा, मतलब वो अपनी कैपेसिटी किस तरह से कम कैपेसिटी से कैसे रन करेगा, मैं आपको अभी दिखाता हूँ प्रूफ में। तो केस 1 लेता हूँ मैं, जैसे कि मैं चिलर है एफसीयू 1 है एफसीयू 2 है। अगर मैं अपना एक एफसीयू ऑफ कर देता हूँ तो मेरा चिलर कितना कैपेसिटी से रन करेगा, यानी कि मेरे चिलर की पावर कंजप्शन कितना कम हो जाएगा। मैं आपको अभी प्रूफ करके दिखाता हूँ कि अगर मैं अपना एक एफसीयू बंद कर देता हूँ तो मेरा चिलर कितनी कैपेसिटी से रन करेगा और कितना पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। तो जैसे कि मैं चिलर है तो यहाँ पर मेरा चिल वाटर आ रहा है, तो इसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये एफसीयू 1 में जाएगा एफसीयू 2 में जाएगा। तो यहाँ पर जो मेरा यहाँ पर वाटर जो है वो मतलब वहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी, वाटर को वो एयर को अपनी हीट दे देगा और एयर को कोल्ड कर देगा। तो उसका जो टेम्परेचर यहाँ से आया दोनों का, यानी कि 20 डिग्री सेल्सियस है। 20 डिग्री सेल्सियस एफसीयू 1 का है और 20 डिग्री सेल्सियस एफसीयू 2 का है। तो टेम्परेचर दोनों सेम है, तो 20 डिग्री सेल्सियस मेरा टेम्परेचर रहेगा। तो अगर मैं अपना डेल्टा टी देखूँ तो 20-5 तो मेरा क्या हुआ 50 डिग्री सेल्सियस, यानी कि अब मेरा जो चिलर है उसे 50 डिग्री सेल्सियस ही वाटर को कोल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरा अगर 2 एफसीयू वर्किंग में रहते हैं तो मेरे चिलर को कितना डिग्री तक वाटर कोल्ड करना पड़ेगा, 50 डिग्री वाटर तक कोल्ड करना पड़ेगा। अब मैं आपको केस 2 जैसे कि केस 2 है, ये मेरा चिलर है, ये एफसीयू 1 है, ये एफसीयू 2 है। तो अब क्या हुआ इस कंडीशन में कि मेरा एफसीयू 2 है मैंने ऑफ कर दिया, अब मेरा एफसीयू 1 ही है। तो यहाँ से मेरा जैसे कि ये 5 डिग्री वाटर का टेम्परेचर आया और यहाँ पर जो है यहाँ पर मेरी हीट एक्सचेंज हुई, इस वाटर ने अपनी हीट एयर को दे दी और वो हॉट हो गया और 20 डिग्री उसका टेम्परेचर हो गया, 20 डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर हो गया। तो अगर अब मैं डेल्टा टी देखूँ और ये मेरा यहाँ से तो 5 डिग्री आ ही रहा, क्योंकि यहाँ पर ये है क्या होता है, ये 2/3 वे मोटराइज वाल्व होता है। तो यहाँ पर से ये मेरा वाटर 5 डिग्री जो आ रहा था यहाँ से बाईपास हो गया ये। तो यहाँ से आ रहा है मेरा 20 डिग्री और यहाँ से आ रहा है मेरा 5 डिग्री। तो अगर मैं इनका दोनों का डिफरेंस मीन वैल्यू देखूँ तो 20 + 5/2, तो मेरा
12.5 मेरा डिग्री सेल्सियस यहाँ से टेम्परेचर डिफरेंस आया है। और अगर मेरा 12.5 यहाँ से आया है, अगर मैं डेल्टा टी देखूँ तो 12.5 माइनस 5 तो 7.5 मेरा जो है चिलर को जो है मेरा 7.5 डिग्री सेल्सियस तक मेरे चिलर को कूल करना पड़ेगा। अगर मैं अपना एक FCU बंद कर देता हूँ तो मेरा 7.5 डिग्री सेल्सियस तक वाटर को कूल करना पड़ेगा। जब मेरा दोनों ये वर्किंग में था तो मेरा चिलर को कितना कूल करना पड़ा था, 15 डिग्री। तो हाफ हो गया ना कि अगर मैं एक FCU अपना बंद कर दूं तो मुझे कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है, यानी कि 7.5 डिग्री तक मुझे कूल करना पड़ रहा है। तो मेरा क्या होगा, चिलर का पावर कंजप्शन कम हो गया। अगर मेरा 1 यूनिट में इतना डिफरेंस हो सकता है तो मेरा 300 यूनिट में कितना डिफरेंस रहेगा, आप खुद सोच सकते हो कि यानी कि ये नंबर मेरा कितना, ये जो है मेरा टेम्परेचर कितना कम हो गया। ये नंबर तुम खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। जब एक FCU बंद करने से मेरा जो चिलर की पावर कंजप्शन इतना कम हो गया है, तो अगर मैं 300 मेरा FCU बंद हो जाएंगे और 200 वर्किंग में रह गए तो आप देख सकते हो मतलब कितना मेरा पावर कंजप्शन कम हो जाएगा। तो अब मैं बात करता हूँ चिल वाटर रेफ्रिजरेशन साइकिल की। अगर मैं चिल वाटर रेफ्रिजरेशन साइकिल की बात करूँ तो जैसे कि मेरा ये एवापोरेटर है और यहाँ पर मेरा ये हॉट वाटर आ रहा है और ये मेरा रेफ्रिजरेंट है, चिल्ड है। तो ये क्या काम करेगा, यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी। यहाँ पर हमें लैटेंट हीट देखने को मिलेगी, यानी कि मेरा जो रेफ्रिजरेंट है वो अपनी हीट उसे दे देगा वाटर को, और वाटर को कोल्ड कर देगा और खुद अपना फेज चेंज करके अगेन कंप्रेसर में चला जाएगा। तो यहाँ से जब मेरा ये वाटर आएगा, कोल्ड हो जाएगा, तो यहाँ से सेकेंडरी पंप है, MS पाइप है ये। तो ये सेकेंडरी पंप क्या करेगा, यहाँ से वाटर को सक करेगा और अगेन FCU में डिस्चार्ज कर देगा। और ऐसे ही FCU में क्या होगा, वहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी, मतलब वो वाटर अपनी हीट एयर को दे देगा और रिटर्न प्राइमरी पंप जो है उसे सक करेगा और यहाँ पर अगेन वाटर कूल्ड एवापोरेटर में, यानी कि एवापोरेटर में अगेन डिस्चार्ज कर देगा। और अब मुझे क्या करना है, ये जो मेरा MS पाइप है तो मुझे इसे क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पर मुझे इंसुलेशन करनी है। तो मैं यहाँ पर क्या लगाऊंगा, अपनी पफ इंसुलेशन लगाता, ताकि मेरा जो है इसका टेम्परेचर 10 डिग्री है तो और ये आउटसाइड में एटमॉस्फेयर में है और एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री है। तो वहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी। तो जैसे कि ये टेम्परेचर मेरा 10 डिग्री है और मेरा बाहर का आउटसाइड टेम्परेचर है 40 डिग्री, तो यहाँ पर जो है मेरा हीट एक्सचेंज हो जाएगा। अगर मैं इसे इंसुलेशन नहीं करूँगा तो ये मेरे अंदर की हीट जो है बाहर चली जाएगी और फिर मुझे कुछ भी यहाँ पर रेफ्रिजरेंट इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर मैं कौन सी इंसुलेशन यूज़ करूँगा, तो MS पाइप के लिए बेस्ट इंसुलेशन होती है पफ, PUF पॉलीयूरेथीन फोम। इसके लिए बेस्ट इंसुलेशन होती है जो हम MS पाइप पर लगाते हैं अपनी। तो वो मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकली हम अपने पाइप पर हमारी किस तरह इंसुलेशन होती है, पफ किस तरह लगाई जाती है, मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा प्रैक्टिकली इस वीडियो को भी। तो अब मैं बात करता हूँ अपनी रेफ्रिजरेशन साइकिल की। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया रेफ्रिजरेशन साइकिल के बारे में। तो यहाँ से ये हमारा रेफ्रिजरेंट आएगा, चिल्ड रेफ्रिजरेंट, और ये हमारा कंप्रेसर में जाएगा। कंप्रेसर क्या करेगा, उसका टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज कर देगा और उससे अगेन कंडेंसर में डिस्चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होगा, यानी कि एंट्रोपिक कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर हमारा कंडेंसर में क्या होता है, कंडेंसर में जो है हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन प्रोसेस होता है, यानी कि मेरा प्रेशर कांस्टेंट रहेगा बट मेरी यहाँ पर जो है हीट रिजेक्ट हो जाएगी और रेफ्रिजरेंट अपना फेज चेंज कर लेगा। और ऐसे ही एक्सपेंशन में क्या होगा, मेरा जो है प्रेशर और टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा और फिर वो मेरा एवापोरेटर में आ जाएगा। एवापोरेटर में मेरी हीट एक्सचेंज हो जाएगी, यहाँ पर भी मुझे लेटेंट हीट देखने को मिलेगी। यानी कि मेरा एवापोरेटर में क्या होगा, ये रेफ्रिजरेंट अपनी हीट वाटर को दे देगा और अपना फेज चेंज कर लेगा। तो इस तरह मेरी रेफ्रिजरेशन साइकिल चलती रहती है। अब बात करता हूँ मैं कंडेंसर साइकिल की। कंडेंसर साइकिल में क्या होता है, यहाँ से मेरा ये जैसे कि कंडेंसर है तो यहाँ से मेरा नॉर्मल वाटर आ रहा है, तो मुझे इसे प्रोटेक्ट नहीं करना, यहाँ पर मुझे मतलब वो नहीं करना होता है इंसुलेशन, क्योंकि नॉर्मल वाटर है। तो जैसे कि यहाँ पर मेरा नॉर्मल वाटर जाएगा तो और इसका जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई है रेफ्रिजरेंट का, तो रेफ्रिजरेंट क्या करेगा, इसकी हीट यहाँ पर हीट एक्सचेंज हो जाएगी और यहाँ पर हमें क्या है लेटेंट हीट देखने को मिलेगी। तो रेफ्रिजरेंट मेरा फेज चेंज कर लेगा और ये वाटर जो है हॉट हो जाएगा और ये वाटर अगेन जैसे पंप है यहाँ से सक करेगा और यहाँ से डिस्चार्ज कर देगा। तो यहाँ पर क्या होता है, मेरे कूलिंग टावर में एक फैन लगा होता है, फैन और एक जाली होती है जहाँ पर मेरा वाटर जो है फ्लो होता है। तो मेरा वाटर का टेम्परेचर वहाँ पर कम हो जाता है और अगेन वो यहाँ से कंडेंसर में जाने के लिए रेडी हो जाता है। यहाँ से जो ये पंप होता है यहाँ से सक करता है, यहाँ पर डिस्चार्ज कर देता है।
और यहाँ पर वाटर मेकअप टैंक लगा होता है। अगर मेरा वाटर का लेवल कम हो जाता है कूलिंग टावर में तो वहाँ से यहाँ पर आ जाता है। अगर मेरा यहाँ पर वाटर कूल कंडेंसर है, अगर यहाँ पर मेरा एयर कूल कंडेंसर होता तो जब कितनी साइकिल होती, ये जो मेरा कंडेंसर है अगर ये एयर कूल्ड होता तो फिर मुझे ये वाटर कूलिंग टावर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। वहाँ पर मेरा एयर कूल कंडेंसर होता, फिर मेरी ओनली 3 साइकिल होती, एयर साइकिल, चिल वाटर साइकिल, रेफ्रिजरेशन साइकिल, अगर ये मेरा एयर कूल कंडेंसर होता। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी पैकेज यूनिट की होगी। मैं आपको बताऊंगा कि पैकेज यूनिट का इंस्टॉलेशन कैसे होता है।